हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑरेकल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे टेस्टिंग ऑफ डीसी मोटर या फिर यूं कह लीजिए टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन। जी हाँ, चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, दोनों की टेस्टिंग हम एक ही प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि टेस्टिंग करेंगे कैसे। तो सबसे पहले बात यह आती है कि टेस्टिंग करेंगे ही क्यों की जाएगी टेस्टिंग। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि डीसी मोटर के डिजाइन हम लोगों ने कर ली। अब उसमें कौन कौन से लॉस हो रहे हैं, मतलब जितनी रेटिंग के लिए हम लोगों ने मशीन बनाई उस रेटिंग पे है कि नहीं, उसमें लॉसेस हिसाब से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इन सब चीजों को जानने के लिए ही जितनी भी मशीनें बनाई जाती हैं उन सभी मशीनों की टेस्टिंग की जाती है। मतलब मशीन की परफॉर्मेंस, इफिशियंसी, लॉसेस इत्यादि को निकालने के लिए हर एक मशीन की हम लोग टेस्टिंग करते हैं। तो जो डीसी मशीन है या डीसी मोटर है उसमें टेस्टिंग बेसिकली 3 की जाएगी। ठीक, टेस्टिंग 3 की जाएगी। सबसे पहले हम लोग का होता है डायरेक्ट या फिर ब्रेक टेस्ट। डायरेक्ट या फिर ब्रेक टेस्ट किया जाएगा। दूसरा हम लोग का होता है स्विनबर्न टेस्ट, जिसको हम लोग नो लोड टेस्ट भी कहते हैं। ठीक, स्विनबर्न या फिर नो लोड टेस्ट। और तीसरा हम लोग का होता है रीजनरेटिव या फिर हॉप्किंसन टेस्ट। हॉप्किंसन टेस्ट को ही हम लोग नाम दे सकते हैं या फिर ऐसा कहें कि इसको हम लोग बैक टू बैक टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। रीजनरेटिव, हॉप्किंसन टेस्ट या फिर बैक टू बैक टेस्ट। मतलब डीसी मशीन पर इन 3 प्रकार की टेस्टिंग की जाएगी। ठीक, चलिए अब यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर बात करते हैं, फिर आगे देखेंगे कि यहाँ ये टेस्ट क्यों किस प्रकार से किए जाएंगे। तो जो ब्रेक टेस्ट है या फिर डायरेक्ट टेस्ट है, ये टेस्ट केवल स्मॉल रेटिंग की मशीनों के लिए ही किया जाएगा। ये स्मॉल रेटिंग की मशीनों में ही किया जाता है। यानी इसमें करना क्या है, जो भी सपोज दैट मोटर ही है तो इलेक्ट्रिकल पावर देंगे, मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर देगा। अगर जो उसका शाफ्ट है मोटर का, उसको हम लोग क्या करें, रोक दें। जैसे हम लोग पढ़ते थे क्या, इंडक्शन मोटर में ब्लॉक रोटर टेस्ट, सेम वैसे ही है। तो जो इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं वो मैकेनिकल में क्या है, कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, तो ऊर्जा नष्ट तो होती नहीं है, केवल उसका फॉर्म चेंज होता है। तो वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब हीट फॉर्म में कन्वर्ट होने वाली है। तो उसकी सहायता से हम लोग डायरेक्ट या फिर ब्रेक टेस्ट से मशीन में लॉसेस निकाल लेते हैं। ठीक, तो इसीलिए इसको स्मॉल रेटिंग की मशीनों के लिए ही किया जाता है, क्योंकि बड़ी मशीनों में बाइंडिंग क्या हो सकती है, जल सकती है। ठीक है, तो चलिए अब जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उसकी बात कर लेते हैं, स्विनबर्न टेस्ट या फिर हॉप्किंसन या फिर रीजनरेटिव टेस्ट के बारे में। तो जो स्विनबर्न टेस्ट है इसको हम लोग नो लोड टेस्ट भी कहते हैं। तो नाम से ही सजेस्ट है कि ये किस पर किया जाएगा, तो नो लोड की कंडीशन में ही किया जाने वाला है। ठीक, फिर अगर हॉप्किंसन टेस्ट की बात करें तो ये फुल लोड की कंडीशन में किया जाता है या और इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा हानि नहीं होती, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि सबसे कम जो लॉसेस होती हैं टेस्टिंग के दौरान वो आपकी हॉप्किंसन टेस्ट में ही होती हैं। ठीक है, चलिए अब इसी को डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग आगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्विनबर्न टेस्ट के बारे में। ठीक, चलिए तो स्विनबर्न टेस्ट तो इसमें हम लोग कुछ चीजें सबसन में मानेंगे। ठीक, जैसे क्या कि जो स्विनबर्न टेस्ट हम लोग करने जा रहे हैं इस समय नो लोड से फुल लोड तक जो फ्लक्स की वैल्यू है ये कांस्टेंट रहने वाली है। नो लोड से फुल लोड तक जो फ्लक्स का मान है वो कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए ये हम लोग क्या, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे सप्लाई 20 वोल्ट की, बैटरी यहाँ पे लगा दिया गया
एक अमीटर 1 जो कि यहाँ पे धारा का मान पढ़ लेगा। फिर यहाँ पे करंट जाएगी तो इसके लिए भी मीटर लगा दिया गया। यहाँ पे हम लोग लगा देंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये हम लोग का सप्लाई हो गया। यहाँ पे करंट मेजरमेंट करने के लिए हम लोगों ने एक अमीटर लगा दिया है। ये हम लोग का हो गया क्या, आर्मेचर। तो और यहाँ पे जो शंट वाइंडिंग है इसके साथ हम लोग लगा देंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिससे इसमें भी जो धारा आ रही है यहाँ पे लगा दिया गया एक अमीटर, A2 नाम दे देते हैं। ये धारा का मान पड़ेगा और इस करंट को हम लोग आसानी से रिहोस्टेट के द्वारा वेरी कर सकते हैं। ठीक, अब बात यह है कि सीरीज पर क्यों नहीं कर रहे हैं, शंट ही क्यों स्टार्ट किया गया। तो देखिए, स्विनबर्न टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा किस पे, नो लोड की कंडीशन में। ठीक, और हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि जो सीरीज मोटर होता है उसको कभी भी बिना लोड के स्टार्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो स्पीड क्या होगी, बहुत ही हाई हो जाती है। तो सीधी सा लॉजिक, इसीलिए हम लोग स्विनबर्न टेस्ट सीरीज पे यूज हम नहीं करते हैं। शंट पे या फिर कंपाउंड पे कर लेंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इसमें करना क्या है, सप्लाई दे रहे हैं बिना लोड, यानी मोटर का जो शाफ्ट है उस पे हम लोग लोड को, मैकेनिकल लोड को नहीं लगाएंगे। तो इस समय मशीन में क्या है, केवल नो लोड में होने वाली हानियां हैं। दैट्स मीन जो भी सप्लाई से ये पावर लेगा वो हम लोग का क्या है, कांस्टेंट लॉस में जाएगा, कांस्टेंट लॉस में जाएगा। ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन लॉस। ठीक है, प्लस आयरन लॉस तो होगा मशीन में। फिर ये जो शंट वाइंडिंग है, ठीक, यहाँ पे क्या होगा, कॉपर लॉस, यानी आप कह सकते हो वाइंडिंग में कॉपर लॉस। ठीक, अब आर्मेचर पे लोड तो है नहीं तो धारा का मान क्या होगा, बहुत ही कम होगा। फिर मशीन रन तो कर रही है, दैट्स मीन यहाँ पर फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस भी होंगे ही होंगे। यहाँ पे फ्रिक्शन और विंडेज लॉस भी हो रहे होंगे। तो ये हम लोग की जो पावर है इतने भाग में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, अब ये मशीन नो लोड पे हो चाहे फुल लोड पे हो, ये हानियां क्या होंगी, लगभग स्थिर बनी रहती हैं। तो ये स्विनबर्न टेस्ट हुआ कि बिना लोड की मशीन को चलाया गया, अमीटर वोल्टमीटर की सहायता से हम लोग ये जो पावर जा रही है ये कहां कहां जाएगी, तो मशीन में इलेक्ट्रिकल लॉस होगी। ठीक, इलेक्ट्रिकल लॉस में क्या, आयरन लॉस आ गया। फिर ये जो आर्मेचर जो ये आपकी शंट वाइंडिंग है, शंट वाइंडिंग में भी आई स्क्वायर आर यानी कॉपर लॉस होगा, तो वाइंडिंग कॉपर लॉस याद कर ली जाएगी। ठीक, प्लस अब ये जो सप्लाई है कहां जा रही है, फ्रिक्शन और विंडेज लॉस के अंतर्गत ये भी चली जा रही है। तो ये जो हम लोग की ये सब लॉसेस हैं, इन्हीं सब लॉसेस को मिलाकर हम लोग बोलेंगे कौन सी लॉस है, ये सभी लॉस हम लोग की स्ट्रे लॉस के रूप में हम लोग को प्राप्त होने वाली है। ठीक, तो यहां से जो कांस्टेंट लॉसेस निकल के आ रही हैं, तो कांस्टेंट लॉस का मतलब ही होता है कि निर्भार से पूर्ण भार तक, मतलब नो लोड से फुल लोड तक ये वैल्यू चेंज होने वाली नहीं होती है। तो यहाँ आसानी से हम लोग बिना लोड लगाए हुए हम लोगों ने टेस्टिंग कर लिया, लॉसेस के वैल्यू निकाल ली। और जब लॉसेस पता हैं तो इफिशियंसी भी मशीन की निकाली जा सकती है, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। अब कहेंगे आउटपुट तो पता नहीं, ठीक, तो आउटपुट नहीं पता कोई बात नहीं, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, आउटपुट बराबर क्या होगा भाई, इनपुट माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट। ठीक, तो ये इतनी चीज सहायता से हम लोग मशीन की एफिशिएंसी भी काउंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये स्विनबर्न टेस्ट है जो नो लोड की कंडीशन में कंडक्ट किया जाता है। अब इसमें देखिए मानना क्या है, असम्पशन क्या क्या चीजें हैं। तो अगर हम लोग देखें तो आयरन लॉस, ठीक, यानी एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉस आएंगे इसमें। ये दोनों ही लॉसेस फ्लक्स पर डिपेंड कर रही है, और फ्लक्स की वैल्यू, इसका मतलब नो लोड से फुल लोड तक कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी ये क्या है, नो लोड से फुल लोड
तक एक समान रीडिंग देगा, यानी जो लॉसेस हैं वो समान बनी रहेंगी। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव क्या है, बिल्कुल ही ना के बराबर है, जिसकी वजह से जो फ्लक्स हैं, ठीक, ये मानना पड़ता है कि फ्लक्स आर कांस्टेंट। जो फ्लक्स हैं हम लोग के वो स्थिर हैं, वो कांस्टेंट बने हुए हैं, क्योंकि जब फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तभी हम लोग की आयरन लॉस भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहने वाली है, अदरवाइज ये चेंज हो जाएगी। ठीक, तो ये हम लोग का था स्विंग टेस्ट। ठीक, चलिए अब इसका एडवांटेज क्या हुआ ये देख लेते हैं। तो स्विंग टेस्ट का एडवांटेज ये हुआ कि मशीन को चला रहे हैं किस पे, नो लोड पे चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये पावर क्या ले रही होगी, कम ले रही होगी, यानी हम लोग टेस्टिंग करने में बहुत ज्यादा पावर वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत ही कम पावर देकर आसानी से मोटर की टेस्टिंग की जा रही है, जिससे हमें एफिशिएंसी पता चल जाएगी। ठीक, तो ये इसका एडवांटेज हो जाता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, तो यही असम्पशन जो माना गया है। फिर दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि ये सीरीज मोटर के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा सकती, क्योंकि सीरीज मोटर बिना लोड के प्रचालित नहीं किया जाता है। तो ये स्विंग टेस्ट के बारे में था। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं रीजनरेटिव या फिर हॉकिंसन टेस्ट के बारे में। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनरेटिव या फिर बैक टू बैक टेस्ट, रीजनरेटिव या फिर हॉकिंसन टेस्ट, या फिर बैक टू बैक टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है। तो इसके लिए कंडीशन है कि हम लोग के पास दो आइडेंटिकल मशीन होनी चाहिए, समरूप, दो समरूप मशीन हम लोग के पास हॉकिंसन टेस्ट करने के लिए होनी चाहिए। और इन दोनों मशीनों में एक मशीन हम लोग की होनी चाहिए मोटर और दूसरी मशीन होनी चाहिए हम लोग की जनरेटर। अब सीधी सी बात है, टेस्ट करना है मोटर का, लेकिन जनरेटर आपको लगाना पड़ेगा, तो कॉस्ट क्या होगी, बढ़ गई, कॉस्ट तुरंत ही बढ़ गई। ठीक, तो ये तो इसका डिसएडवांटेज हो गया। अब करना क्या है, कैसे, ये देख लेते हैं। तो ये तो रही हम लोग की सप्लाई। ठीक है, देखिए मान लेते हैं यहां पर भी शंट मोटर है, फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे लगा दिया गया वही वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक, ये लिख लेते हैं आर्मेचर है, यहाँ पे इंड्यूस होगा बैक ईएमएफ ईबी, आर्मेचर का रेजिस्टेंस होगा आरएएम, एम मींस मोटर के लिए लिखा जा रहा है, ऐसे ही ये आरएसएच, एम होगा किसके लिए, मोटर के लिए। और ले लिया गया एक जनरेटर, जनरेटर को भी बोल रहे हैं शंट ही है। ठीक, ये देखिए यहां पर भी वेरिएबल रखने के लिए हम लोगों ने लगा लिया एक रिहोस्टेट। ठीक, ये जी जनरेटर के लिए हो गया, ऐसे ही आर एस एच ये भी किसके लिए है, जनरेटर के लिए है। अब यहाँ पे क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, बैक ईएमएफ तो बोलेंगे नहीं इसको हम लोग। तो यहां से हम लोग V वोल्ट की सप्लाई दे रहे थे किसको, मोटर को, ये क्या है, जनरेटर। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब देखिए क्या बेनिफिट है, क्यों बोला गया रीजनरेटिव या बैक टू बैक, अब ये चीज समझ में आएगी। इसमें करना क्या है, सबसे पहले मोटर को तो आपने ऑन कर लिया, सप्लाई से जोड़ दिया। ठीक, अब ये मोटर अभी तक क्या है, नो लोड की कंडीशन में है। ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ लोड पे टेस्ट करना है, तो इसीलिए जो मोटर का शाफ्ट है उसको उठा के जोड़ दिया जाएगा, कपल्ड कर दिया जाएगा किसके साथ, जनरेटर के साथ। यानी जो इलेक्ट्रिकल पावर मोटर की मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हुई है, उसकी सहायता से हम लोग जनरेटर क्या कर रहे हैं, शाफ्ट को घुमाना स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक, अब जनरेटर जब घूमना शुरू किया, यहाँ पे भी ईएमएफ क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया, ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस्ड हो गया। तो यहां से हम लोग क्या लगा लेंगे, अमीटर, ये देखिए एक अमीटर यहाँ लगा लिया गया, ऐसे अमीटर हम लोग यहाँ लगा लेंगे अमीटर।
जिससे हम लोग धारा का मान निकाल सकें। और यहां पे एक लगा देंगे स्विच इस जनरेटर को मोटर से जोड़ने के लिए, क्योंकि जनरेटर जब भाई चलना स्टार्ट किया तो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। इस जनरेटर की इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग देंगे किसको, मोटर को। तो ये तो यहां से ऐसे करके क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, इसको जोड़ दिए, ठीक है। अब यहां पे स्विच जो लगाई गई है इसको तुरंत ही क्लोज नहीं करना है, यहां पे लगाएंगे क्या, वोल्टमीटर। क्यों भाई, इसका जो वोल्टेज है, ठीक, मोटर का जो वोल्टेज है और जो जनरेटर का वोल्टेज है, जब दोनों बराबर होंगे तभी तो आप इसको कपल्ड कर सकते हो। अगर कम हुआ तो भी दिक्कत, अगर ज्यादा हुआ तो भी दिक्कत। वोल्टमीटर की सहायता से ही वोल्टेज मापेंगे। जब दोनों वोल्टेज यानी जनरेटर का और मोटर का वोल्टेज बराबर हो जाएगा तब इस स्विच को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक। अब देखिए, जब स्विच को क्लोज किया गया तो यही मोटर जो पहले सप्लाई से पावर ले रहा था, इस जनरेटर की तरफ भी क्या होगी, इसमें पावर जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे जनरेटर इसको पावर देने लगेगा मोटर को, तो सप्लाई से ली जाने वाली पावर ऑटोमेटिक क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक। अब यहीं से ऑब्जेक्टिव में पॉइंट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे यहां पर लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर यानी विद्युत शक्ति बहुत ही कम इस टेस्ट में हम लोग प्रयोग में करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर बहुत ही लेस लगने वाली है, ठीक। फिर जब ये सप्लाई से पावर कम ले रहा है, और देखिए जो मोटर है ये भी फुल लोड पे चल रहा है, पूरे लोड पर जनरेटर क्या है, ऐसा लोड कनेक्ट है, और जो जनरेटर है ये भी फुल लोड पे चल रहा है, क्योंकि इसका लोड क्या है, मोटर। मतलब दोनों मशीनें ही फुल लोड पर चल रही हैं, यानी ये आपका फुल लोड की कंडीशन पे टेस्ट किया जा रहा है। और कहीं पे आप लोड, कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं लगाना पड़ रहा है, वही ये मोटर का लोड क्या, जनरेटर का लोड क्या है, मोटर, यानी दोनों एक दूसरे के लोड की तरह कार्य कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि दोनों ही शंट मशीनें हैं। हम पढ़ चुके हैं कि एक डीसी मोटर जनरेटर की तरह कार्य कर सकता है या फिर जनरेटर मोटर की तरह कार्य कर सकता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सी मशीन जनरेटर है, कौन सी मशीन मोटर। तो आप याद रखिएगा, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि लेस एक्साइटेड मशीन वर्क एज मोटर। जिस दो मशीनें थी, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ जनरेटर मोटर ना लिखा होता, कुछ भी ना लिखा होता, आपसे कहता कि दो डीसी मशीनें हैं, ठीक। एक का इसका एक्साइटेशन ज्यादा है, इसका एक्साइटेशन क्या है, कम है। तो लेस एक्साइटेड मशीन वर्क एज अ मोटर, यानी जिस मशीन का एक्साइटेशन कम होगा वो ऑटोमेटिक बिहेव करेगी कैसे, मोटर के जैसे। अब इसका क्या लॉजिक है, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के, ठीक। अब अगर फ्लक्स कम, एक्साइटेशन कम तो फ्लक्स कम, फ्लक्स कम तो ईएमएफ कम। अब भैया ईएमएफ कम होगा, इसका ईएमएफ कम, इसका ईएमएफ ज्यादा, तो जाहिर सी बात है करंट क्या होगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होगी। तो मोटर करंट क्या करता है, लेता है, और जनरेटर करंट क्या करता है, देता है। तो लेस एक्साइटेड मशीन वर्क एज अ मोटर, यानी जिसका एक्साइटेशन कम वो मोटर की तरह बिहेव करेगी, जिसका एक्साइटेशन ज्यादा वो आपकी जनरेटर की तरह बिहेव करेगी, ठीक। अब देखिए पावर भी कम लगी, और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो ये पावर ले रहा है, ठीक, इस जो पावर ले रहा है, पहले जो ले रहा था उसकी तुलना में अमाउंट क्या हो गया, लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। क्यों, क्योंकि ये जनरेटर जो पावर डेवलप कर रहा है वो भी कहां जा रही है, मोटर में ही जा रही है। मतलब मोटर पैरेलल में कनेक्ट है, किससे, जनरेटर से और सप्लाई के साथ। तो सप्लाई से ली जाने वाली पावर बहुत ही कम है, और ये पावर दो बराबर भागों में बट जा रही है, क्योंकि कुछ लॉसेस मशीन में हो रही होंगी। भाई एक्स्ट्रा पावर क्यों ले रहा है, क्योंकि लॉस में जा रहा होगा। अदरवाइज जनरेटर जो भी डेवलप कर रहा है सबको सब मोटर को देना चाहिए, और मोटर जो डेवलप कर रहा है सबका सबको देना चाहिए, जनरेटर में देना चाहिए। तो ये कभी प्रक्रिया रुकेगी ना, ठीक। लेकिन लॉसेस होते हैं, तो
उन लॉसेस की पूर्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से सप्लाई देनी पड़ेगी। तो जो आपको देखते हैं ना फ्री एनर्जी दिखा देते हैं यूट्यूब पे कि फ्री एनर्जी चल रही है, कुछ दगाया नहीं बस चल रहा है, ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि लॉस होंगे, उस लॉस को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक, जनरेटर जो पावर बनाएगा मोटर को देगा, मोटर घूमेगा। अगर ये आइडियल होता तो इसमें कोई लॉस ना होती, जनरेटर की सारी पावर मोटर को मिलती, मोटर की सारी पावर जनरेटर को मिलती। लेकिन लॉस तो हो रहा है ना, कौन सा, आयरन लॉस, कॉपर लॉस, फ्रिक्शन लॉस। तो इन सब लॉसेस की पूर्ति भी करनी पड़ेगी, इसी के लिए हम लोग यहाँ पर सप्लाई लगाते हैं। ठीक, तो हाँ ये क्लियर है कि लॉसेस तो कम हो रही है, चलने के लिए तो पावर यहाँ दोनों मिल जा रही है, लेकिन जो लॉस हो रही है वो कम हो रही है, इसलिए जो ये सप्लाई से पावर लेगा बहुत ही कम पावर लेगा, और जो ये पावर लेगा आधी इसमें बच जाएगी, आधी इसमें बच जाएगी। ठीक, तो यहां से भी हम लोग क्या, वही भाई अमीटर मीटर लगाए हैं, वोल्ट मीटर, उसकी सहायता से हम लोग आयरन लॉस, कॉपर लॉस, फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस, ये सब चीजें क्या करेंगे, आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। और जब ये चीजें मिल जाएंगी तो टोटल मिलेगी हम लोग को, हम लोग के पास दो मशीनें हैं, दोनों मशीनों की मिलेगी, उस पावर को आधा आधा हम बांट लेंगे, तो वो एक मोटर का लॉस मिल जाएगा और जनरेटर का लॉस हम लोग को मिल जाने वाला है। क्यों आधा आधा बांटा गया, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था कि जो मशीन हम लोग यूज करेंगे वो कैसे होगी, आइडेंटिकल होगी, मतलब समरूप मशीन होने वाली है। जितने रेटिंग का जनरेटर उसी रेटिंग का आपका मोटर भी प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक, तो ये था हम लोग का रीजनरेटिव। ठीक है, तो समझ में आया होगा क्यों बोलते हैं रीजनरेटिव, क्योंकि जो ये पावर दे रहा है फिर से जनरेट हो जा रही है, इसलिए इसका नाम दिया गया क्या, रीजनरेटिव टेस्ट। और ऑप्शन ने बताया था तो उन्हीं के नाम पे हो गया ये। फिर बैक टू बैक टेस्ट क्यों कहा गया, कि बैक टू बैक दो मशीनें क्या आपस में कनेक्ट कर दी गई है, किसमें, कास्केड में। कास्केड का मतलब यही होता है कि पहले मशीन का आउटपुट अगले मशीन के इनपुट में जा रहा है। तो ये मोटर का आउटपुट है, दैट्स मीन मैकेनिकल पावर है, ये जनरेटर क्या हो रही है, इनपुट के रूप में मिल रही है। और जनरेटर की जो पावर है आउटपुट वाली इलेक्ट्रिकल पावर, वो कहाँ जा रही है, मोटर में घूम के आ जा रही है। तो ये हम लोग का हो गया बैक टू बैक टेस्ट। ठीक, फुल लोड पे किया गया, ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ पावर हम लोग को रिक्वायरमेंट है, और जो मशीन में एक्साइटेशन कम होगा वो मोटर की तरह रन कर रही होगी। तो जो भी हम लोग को लॉस मिलेगा स्ट्रे लॉस, वो आधा कर देंगे, तो एक मशीन जनरेटर के लिए और दूसरी मोटर मशीन के लिए वो लॉसेस हम लोग को पता चल जाएंगी। ठीक, अब डिसएडवांटेज क्या है ये देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेज तो लिख दिया गया, ठीक, फुल लोड पे भी चल रही है और लेस अमाउंट ऑफ पावर है। लेकिन अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो कमी यही है कि दो आइडेंटिकल मशीन रिक्वायर्ड हो रही है, खर्चा क्या हो गया, बढ़ गया। टेस्ट करना था मोटर का, लेकिन जनरेटर भी लगाना पड़ रहा है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाने वाली है। तो लेकिन जो इंडस्ट्रीज हैं या जहां पे कारखाना है, जहां पे इसका निर्माण हो रहा है, वहां पर इस टेस्ट का अगर हम लोग यूज करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जो ये इनपुट ले रहा है बहुत ही कम ले रहा है। ठीक, तो इसलिए ऐसे स्थानों पर जहां पे इनका निर्माण किया जा रहा है वहां पर ये टेस्ट करना ज्यादा आसान होता है या ज्यादा इकोनॉमिकल हम लोग को पड़ जाता है। तो ये था आपका डीसी मशीन की टेस्टिंग के बारे में। देखिए इससे क्या, जनरेटर की भी टेस्टिंग हो गई, मोटर की भी टेस्टिंग हो गई, तो इसीलिए कहा गया टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन। अगर बोला जाए तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि जनरेटर में भी यही हम टेस्ट करके आसानी से उसकी लॉस भी हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए, आई होप समझ में आया होगा आपको। अब बात करते हैं कुछ हम लोग मोटर के एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि यही लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग का मोटर कंप्लीट हो जाने वाला है। चलिए, अगर एप्लीकेशन की बात की जाए तो कैसा टार्क किसको मिलने वाला है, हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक में देख लिया था। तो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे एससी, एसटी और डीसी, स्पीड करंट, स्पीड टार्क और टार्क करंट का लेक्चर। तो उसमें हर एक मोटर का हम लोगों ने बना बनाकर देख लिया था कि किसको फुल लोड पे चलाना है, किसको बिना लोड के नहीं चलाना है, सारी चीजें डिस्कस हो गई थी। तो उसका अगर एप्लीकेशन की बात की जाए, ठीक, तो देखिए जहां पर भी हम लोग को हाई स्टार्टिंग टार्क चाहिए, हम लोग को हाई स्टार्टिंग टॉर्क, वहां पे हम लोग सीधी सी बात है यूज करेंगे क्या, सीरीज मोटर को।
ठीक, जैसे ट्रेन हो गया, क्रेन हो गया, लिफ्ट हो गया, यहां से हम लोग यूज करने वाले हैं सीरीज मोटर के को। ठीक, क्यों? क्योंकि सीरीज मोटर में बिफोर सैचुरेशन, सैचुरेशन से पहले टी प्रोपोर्शनल होता है IA स्क्वायर के। ठीक, फिर चलिए अगला देख लेते हैं। जहां पे हम लोगों को कांस्टेंट स्पीड चाहिए, यानी स्थिर गति चाहिए, तो कांस्टेंट स्पीड के लिए कौन सा मोटर प्रेफर किया जाएगा? जी हाँ, शंट मोटर को प्रेफर करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था नो लोड से लेकर फुल लोड तक, फुल लोड बोला जा रहा है, नो लोड से फुल लोड तक शंट मोटर की गति लगभग स्थिर रहती है। जब ओवरलोडेड करोगे तो थोड़ी सी क्या होगी, घट जाने वाली है या कम हो जाने वाली है। ठीक, फिर अगर बात की जाए लो स्टार्टिंग टॉर्क, लो स्टार्टिंग टॉर्क की बात की जाए तो बिना डाउट हम लोग बोलेंगे कि हम लोग वहां यूज करने वाले हैं डिफरेंशियल मोटर को, क्योंकि यहाँ पे जो टॉर्क था वो क्या था, IA स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। शंट में क्या था, T प्रोपोर्शनल था नो लोड से फुल लोड तक IA पर। ठीक है, लेकिन डिफरेंशियल में T इनवर्सली प्रोपोर्शनल था IA स्क्वायर पर, यानी टॉर्क क्या है, बहुत ही कम, या आप ऐसा बोल सकते हो कि इसमें स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए जो डिफरेंशियल मोटर है, ठीक है, उसका यूज हम लोग कर लेंगे कहां पर, कोल माइंस, कोयले की खानों में। ठीक, क्योंकि वहां क्या करना है, नीचे से कोयला को लेकर आना है ऊपर, तो जैसे ही लोड डाला जाएगा स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, तेजी के साथ ये बाहर आ जाएगा। ठीक, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कोल माइंस में यूज करेंगे डिफरेंशियल मोटर को। एलिवेटर हो गया, वहां से हम लोग यूज करने वाले हैं कम्युलेटिव मोटर को, क्योंकि उसका टॉर्क भी क्या होता है, हाई होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो आप एक एक मशीन का नाम नहीं याद रखेंगे, केवल अगर प्रॉपर्टीज याद है कि हाई स्टार्टिंग कहाँ लग रहा है, कहाँ कांस्टेंट स्पीड चाहिए हम लोग को, तो आप ऑटोमेटिक डिसाइड कर सकते हैं कि वहां पे कौन सा मोटर हम लोग प्रिफर करने वाले हैं। जैसे पंखा हो गया, प्लेनर हो गया, वहां सब क्या लगाओगे आप, शंट मोटर वहां पे लगाने वाले हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, स्थिर गति चाहिए आपको। ठीक, तो ये एप्लीकेशन के बारे में था। अब दो चार ही ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बन जाते हैं, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक, देखिए क्या है, जैसे पूछ लेता है कि समान पराघूर्ण के लिए टॉर्क आपका सेम है, कौन सी मोटर सबसे कम करंट लेगी। ठीक, फॉर सेम टॉर्क, टॉर्क आपका समान है, विच मोटर टेक्स लो करंट, लो आर्मेचर करंट बोल लेते हैं, यानी समान पराघूर्ण के लिए कौन सी मोटर सबसे कम धारा लेने वाली है, आर्मेचर धारा। अब आपको ऑप्शन दे देगा सीरीज, ठीक है, शंट, डिफरेंशियल, या फिर कंपाउंड लिख देगा, हो सकता है खाली कंपाउंड। ठीक, या दे दिया ना, नाम दिएगा इनमें से। ठीक है, तो देखिए इस केस में क्या होने वाला है, जवाब क्या होगा, सीरीज, जवाब हो जाएगा सीरीज। क्यों हो जाएगा, समझते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन में बोला गया है फॉर सेम टॉर्क, यानी पराघूर्ण की जो वैल्यू है वो चाहे सीरीज हो, शंट हो, कंपाउंड हो, सबके लिए पराघूर्ण क्या है, समान। तो क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया गया है। अब जब पराघूर्ण समान है तो कौन सी मोटर टेक्स लो करंट, यानी कम धारा लेगी, लेस करंट लेगी। तो देखिए सीरीज में पता है कि T प्रोपोर्शनल होता है IA स्क्वायर के, ठीक है, स्टार्टिंग में। शंट में होता है T प्रोपोर्शनल IA के, कंपाउंड तो जाने दो क्योंकि दो केस आ जाने वाले हैं उसमें। ठीक है, तो सीरीज और शंट में देख लेते हैं। तो T कितना मान लेते 100, टार्क मान लेते हैं 100। अब देखो अगर सीरीज मोटर है तो टार्क आपने कहा 100 है, तो ये 100 कब होगा, जब करंट कितनी होगी, कितनी होगी करंट, 10 एम्पीयर ना, 10 का स्क्वायर 100, यानी 100 के लिए करंट होनी चाहिए 10 का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। जबकि अगर यही मोटर क्या होती, शंट होती,
तो 100 न्यूटन का टार्क उत्पन्न करने के लिए 100 न्यूटन का टार्क उत्पन्न करने के लिए हम लोग को करंट भी कितनी डिजायर होती है, 100 ही डिजायर होती है। यानी शंट अगर होता तो इतना टार्क उतने करंट, तो 100 पे 100। लेकिन अगर सीरीज की बात की जा रही है तो ये 10 एम्पियर की करंट लेगी, लेकिन टार्क कितना देगी, स्क्वायर यानी 10 दहम 100, तो 10 एम्पियर क्या है, कम करंट है। तो उसी 100 न्यूटन मीटर टार्क के लिए जो सीरीज मोटर है बहुत ही कम धारा आपकी ले रही है। ठीक, क्लियर है। चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत होती है, ये क्वेश्चंस पहले डाउट क्लियर कर दे रहा हूं आप लोग का। इसके बाद भी जो क्वेश्चंस बचता है ऑब्जेक्टिव में वो सब आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग का पूछ लेता है कि शंट मोटर है, इसके भी कई केस आ जाते हैं कि बताओ शंट मोटर है, लोड पे है, फुल लोड पे है, ओवर लोड पे है, बाइंडिंग टूट जा रही है तो क्या होगा। देखिए ये शंट मोटर हो गया। ठीक है, अब इसको इसमें देख लेते हैं। तो जो हम लोग की स्पीड है, स्पीड और फ्लक्स में क्या है, अपोजिट का रिलेशन है, ये हम लोग को याद होना चाहिए। ठीक, E बराबर K∅N से NFI में रिलेशन हो जाएगा अपोजिट का। तो इसमें 3 कंडीशन देता है। पहला देता है क्वेश्चन कि एक शंट मोटर था जो कि चल रहा था नो लोड की कंडीशन में, उस पर कोई लोड नहीं था। ठीक, और जो हम लोग की फील्ड वाइंडिंग है या फिर आप बोल लीजिए क्या है, शंट वाइंडिंग है। ठीक, फील्ड वाइंडिंग या शंट वाइंडिंग क्या हो जा रही है, गेट्स ओपन, टूट जाती है या खुल जाती है, ये ओपन हो जा रही है। क्वेश्चन है कि फील्ड वाइंडिंग जब ओपन हो जाए, अब अलग अलग कंडीशन पे पूछ लेता है। एक पूछेगा जब ये नो लोड पे है तब बताओ क्या होगा। ठीक, फिर कहता है कि फुल लोड पे है तो क्या होगा, फिर कहता है कि बताओ जब ओवर लोड पे है तो क्या होगा। आपको ये 3 क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब समझिए होगा क्या जवाब। मशीन नो लोड पे है, ठीक, तो जब लोड नहीं है तो आर्मेचर धारा क्या होगी, ऑटोमेटिक बहुत ही कम ले रहा होगा। ठीक, उतनी ही ले रहा होगा जितना इस समय क्या हो रही है, इसमें लॉस हो रही है, उसको वो पूरा कर दे रहा है। तो अगर करंट ये कम ले रहा है, अब बाइंडिंग की क्या होगी, टूट गई, बाइंडिंग क्या हो गई, टूट गई। तो ISH का मान 0, शंट धारा 0, तो फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा 0। फ्लक्स का मान अगर 0 तो स्पीड क्या हो जाएगी, तेजी के साथ बढ़ जाने वाली है। यानी अगर शंट मोटर था और नो लोड की अवस्था में था, फील्ड वाइंडिंग टूटी, तो आपकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड इंक्रीजेस, तेजी के साथ क्या होगी, स्पीड आपकी बढ़ जाने वाली है। ठीक, फिर अगर कहे फुल लोड पे है या फिर ओवर लोड पे है, दोनों के लिए सेम कंडीशन आने वाली है। क्योंकि जब फुल लोड पे है तब भी यहाँ पे क्या है, आपकी फुल लोड धारा बह रही है, या फिर अगर ओवर लोड पे है तो ऑलरेडी फुल लोड से भी ज्यादा धारा बह रही होगी। अब जैसे ही बाइंडिंग यहाँ पे टूटी, फ्लक्स 0 होगा, ऐसी बात नहीं है, फ्लक्स तो 0 होगा, लेकिन चूंकि लोड है तो स्पीड बहुत ज्यादा बूस्टअप नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस पे क्या है, भार लगा हुआ है। फिर अब मशीन तो क्या है, चलेगी नहीं, रुक जाने वाली है, लेकिन ये तो पाथ अपना कंप्लीट कर रहा है, और लोड है तो धारा भी है, और ओवरलोड है, धारा क्या है, बहुत ज्यादा है। तो जिसकी वजह से अब मशीन चल नहीं रही है, तो I²R की हानि तो हो रही थी पहले भी, अब क्या होगी, ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि मशीन क्या है, रुक जा रही है, लेकिन सप्लाई अभी कनेक्ट है। ठीक, तो इस अत्यधिक ऊष्मा के कारण से जो आपकी मोटर है ये क्या होगी, जल जाएगी। मोटर की बाइंडिंग क्या होगी, जल जाएगी, या हम लिख सकते हैं ऐसे, बाइंडिंग, आर्मेचर बाइंडिंग, जो आर्मेचर बाइंडिंग है गेट डैमेज, आर्मेचर बाइंडिंग हम लोग की डैमेज हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक, तो ये कंडीशन थी कि नो लोड पे होगा तब क्या होगा, और जब फुल लोड या फिर ओवर लोड पे है तब क्या होगा। अक्सर ये सब क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाती है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। ठीक, चलिए अब जो भी ऑब्जेक्टिव किताब है उससे आप क्वेश्चंस को लगाइएगा, जो भी क्वेश्चन फंसता है उसको आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।